नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी, या यूं कहे कि किसी स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, वो इस सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले का यूज़ लेते हुए हम डिराइव करेंगे। बेसिकली एक थियोरेटिकल कैलकुलेशन है। प्रैक्टिकली तो हम ये समझ पाते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस जो अनस्टेबल है वो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल का एमिशन करता है, और जब भी अल्फ़ा बीटा पार्टिकल का एमिशन करता है तो उसका जो द्रव्यमान संख्या है, उसका जो मास है वो रिड्यूस होता है। और जब मास रिड्यूस होता है तो आप जानते हैं कि मास एनर्जी रिलेशन से एनर्जी भी कम होती है। तो ये एक फैक्ट है कि कोई भी न्यूक्लियस जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, उस एनर्जी को वो कम करना चाहता है। तो नाभिक के केस में क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी को कम करने का तरीका उसके पास क्या है, वो अपने मास को कम करे। तो मास को कम करने का तरीका क्या है कि वो अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करेगा या बीटा पार्टिकल का एमिशन करेगा, या फिर वो स्वतः विखंडन भी कुछ केसेस में होते हैं। स्वतः विखंडन का मतलब नाभिक खुद ब खुद दो हिस्सों में टूट जाए, या एक दो या दो से अधिक हिस्सों में टूट जाए। तो ये स्वतः विखंडन तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ये समझना है कि कोई भी नाभिक अगर उसकी स्टेबिलिटी कंडीशन हमें फाइंड करनी है, स्टेबिलिटी यानी कि मान लीजिए अल्फ़ा पार्टिकल निकला, बीटा पार्टिकल निकला, तो कहाँ तक ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा और अल्टीमेटली हमें वो कौन सा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर जाकर कोई नाभिक जो है स्टेबल होगा, यानी उसका स्टेबल कंडीशन में मास क्या होगा। अगर हम ये फाइंड कर ले तो हम स्टेबिलिटी कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इक्वेशन नंबर 1 जो है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। इस इक्वेशन का यूज़ लेना है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करो। आप जब रीअरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ए जेड जेड स्क्वायर की फॉर्म में ये इक्वेशन आपको मिल रही है और लास्ट में कांस्टेंट ए पी मिल रहा है। इस इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 क्या है देख सकते हैं कि जिसके अंदर जो मास है उसको मैंने जो कांस्टेंट टर्म आ रही थी ब्रैकेट में, उसको अल्फ़ा बीटा और गामा के टर्म्स में लिखा है। तो मास की जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 2 के फॉर्म में मिलेगी आपको। इक्वेशन 2 बेसिकली एक पैराबोलिक इक्वेशन है। इक्वेशन ये पैराबोला को शो करता है, पैराबोला को शो करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो मास m है और राइट साइड में जो z है, इनको अगर आप प्लॉट करेंगे, जबकि कांस्टेंट a रहे, a की कांस्टेंट वैल्यू की जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपको एक पैराबोलिक फॉर्म में ये इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो इसमें आप देखें m हमने एक तरफ लिया है, y एक्सिस पर हमने m लिया है, और x एक्सिस पर z लिया है। इसको जब आप कांस्टेंट a की वैल्यू के लिए प्लॉट करेंगे तो आपको एक पैराबोला मिलेगा। तो ये वापस आएंगे इस पर। अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 से स्टेबिलिटी कंडीशन कैसे फाइंड की जा सकती है। तो अगर मैंने जैसा भी कहा कि अगर कोई न्यूक्लियस अल्फ़ा बीटा पार्टिकल का एमिशन कर रहा है तो लास्ट में उसका एक स्टेबल मास बचेगा, वो मास उसका मिनिमम मास होगा। तो मिनिमम मास के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, इक्वेशन नंबर 3 देखो, डेल्टा m ओवर डेल्टा z एट कांस्टेंट a इक्वल टू 0। देखो आप मिनिमा की कंडीशन निकालते हो तो क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। चाहे मैक्सिमा की कंडीशन निकालो तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 ही आता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 रखेंगे। तो इक्वेशन 3 को आप सॉल्व करें, m का जो है z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा बीटा प्लस 2 गामा z इक्वल टू 0। और z की जगह z नॉट लिखा है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जब a की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो पर्टिकुलर एक z की वैल्यू पर ही ये इक्वेशन आपको मिलेगी। तो z0 यहाँ पर हमने रखा है। तो आप इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा z नॉट इक्वल टू माइनस का बीटा अपॉन 2 गामा। वैल्यू पुट करो बीटा और गामा की, इक्वेशन नंबर 4 आपको मिलेगी। इक्वेशन नंबर 4 में देखो जो कांस्टेंट आ रहे हैं AC AA है ना, इनकी वैल्यू पुट करो, और MH MN इनकी वैल्यू पुट करो तो आपको इक्वेशन नंबर मिलेगी 5। z नॉट इक्वल टू a प्लस 0.008 a टू द पावर 2/3 डिवाइड बाई 1.98 प्लस 0.016 a टू द पावर 2/3। अब ये इक्वेशन याद आपको करनी पड़ेगी कि ये कैसा है, क्योंकि डेरिवेशन करने बैठोगे तो आपसे ये हो नहीं पाएगा। तो उसको मैं कैसे याद रखता हूँ, सिंपल सा, ऊपर देखो a प्लस 0.008 है, 0.008 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आएगा 0.016। बाकी देखो चीज़ें लगभग सेम है, क्योंकि 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ 1.98 आ रहा है, इसको आप थोड़ी देर के लिए 2 मान लो,
तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाली टर्म आपको, यानी नीचे वाली टर्म जो मिल रही है वो लगभग इसकी दुगुनी है, बस यहाँ पर 1.98 जो आ रहा है वो उसको आप थोड़ी देर के लिए 2 मान लें। तो इक्वेशन नंबर 5 आपको मिल गई। अब इक्वेशन नंबर 5 जो है एक रिलेशन है, ये रिलेशन क्या शो कर रहा है आपको, ये शो कर रहा है कि z नॉट की वो वैल्यू आपको मिलेगी अगर आप a की कोई कांस्टेंट वैल्यू रखोगे, तो इन दोनों की वैल्यू करस्पॉन्डिंग आपको m मिलेगा, है ना। तो अब a जो है, a ऑड भी हो सकता है, a इवन भी हो सकता है। तो अगर मैं ऑड a की बात करूं, यानी मैं एक ऐसे न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे सीरीज़ ऑफ न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूँ जिसके लिए a की वैल्यू क्या है, ऑड है और वो अनस्टेबल है, तो उनके लिए स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होगी, तो उसको अलग से डिराइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम चलते हैं, हेडिंग हमारी हो जाएगी ऑड ए आइसोबार या विषम ए समबारिक नाभिक। तो इस केस में देखो, जब ऑड होगा, ए की वैल्यू ऑड होगी, तो आपने पढ़ा है कि ए पी की वैल्यू 0 होगी, तो ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगी। ए पी की वैल्यू 0 पुट करो, कहाँ पर, ए पी देखो कहाँ आ रहा था, ए पी आपकी मेन इक्वेशन जो है इसमें देखो, इक्वेशन नंबर 2 ए पी 0 रख दो, तो आपको ये सिंपल सी इक्वेशन अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में मिलेगी, ठीक है। फिर आप क्या करो, इस पैराबोला को प्लॉट करो, तो पैराबोला को प्लॉट करोगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा, है ना। इस ग्राफ में देखो, मैंने ए की वैल्यू ली 91, है ना, ए पी की वैल्यू हो गई 0, एम और जेड के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखने पर मैंने यहाँ देखो ये लिखा क्रिप्टॉन 91, कितना है, क्रिप्टॉन 91, ये कोई एक आपका अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जो कि स्टेबल होने के लिए क्या करता है, बीटा माइनस का एमिशन करता है। तो इसने बीटा माइनस का एमिशन किया और क्या बनाया, आपका रूबिडियम 91, ओके। फिर इसके बाद में ये भी स्टेबल नहीं है, रूबिडियम 91 भी स्टेबल नहीं है, ये क्या करेगा, फिर से बीटा माइनस एमिशन करेगा और स्ट्रॉन्शियम 91 में कन्वर्ट होगा, स्ट्रॉन्शियम 91 आ गया। अब ये स्ट्रॉन्शियम 91 क्या ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल नहीं है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, इट्रियम 91 में, बीटा माइनस एमिशन करके इट्रियम भी स्टेबल नहीं है और वो लास्ट में जाएगा जर्कोनियम 91 की तरफ। तो अब ये जो जर्कोनियम 91 है आपका, जर्कोनियम 91 जो है ये बेसिकली क्या है, ये है स्टेबल न्यूक्लियाई। तो हमारे पास अनस्टेबल था, क्या था, क्रिप्टॉन 91 और वहाँ से हमें मिला जर्कोनियम। इसी प्रकार से एक और लेते हैं मॉलिबडेनम 91, यहाँ से भी जब ये चलेगा तो ये वाली ब्रांच तो है बीटा प्लस के लिए देखो, और ये वाली ब्रांच है आपका बीटा माइनस के लिए, है ना। तो बीटा प्लस चलेगा तो अभी इधर चलेगा, बीटा माइनस चलेगा तो अभी इधर चलेगा, तो अल्टीमेटली जो आपको स्टेबल न्यूक्लियाई मिलेगा लास्ट में मिलेगा जर्कोनियम 91। और इसके लिए जेड की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 40, है ना। तो जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 40, ए की वैल्यू कितनी है, 91, जेड की वैल्यू हमें कितनी मिली, 40। तो उस पर्टिकुलर पर हमें जो मिलेगा वो जर्कोनियम 91 मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये तो था आपका, ये देखो ये आपका केस हो गया जब आपने ऑड ए लिया है। अब हम इसको टॉपिक को पूरा अभी ख़त्म हुआ नहीं है, आगे चलते हैं। इसमें देखो और चीज़ क्या निकाल सकते हैं इस टॉपिक से। तो अब MZ0A निकालो आप, MZ0A यानी Z0 हमें मिल गया, A वैल्यू हमें पता है, इसके अंदर आप क्या करो, बीटा की वैल्यू पुट करो। बीटा कहाँ से आएगा, तो ये वाली इक्वेशन नंबर 4 देखो, बीटा इक्वल टू क्या आएगा, -2 गामा Z नॉट, है ना। तो बीटा की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर आपको 6 जो है वो मिलेगी। अल्फ़ा ए और बीटा की जगह आएगा -2 गामा Z नॉट स्क्वायर प्लस गामा Z नॉट स्क्वायर, तो आपको इक्वेशन नंबर 6 मिलेगी। तो ये Z नॉट के लिए मास आपने को मिल गया। वैसे M कितना था आपने इक्वेशन नंबर 3 में देखा था। अब उन दोनों का अंतर निकालो, तो जो अंतर आएगा वो कैसे पता चलेगा कि ये जो क्रिप्टॉन 91 है और ये जर्कोन 91 है, इनके मास का अंतर कितना है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा उसको सब्ट्रैक्ट करना है और आपको इक्वेशन नंबर 7 मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि बीटा पार्टिकल का जब एमिशन होता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, बीटा माइनस
एमिशन में या बीटा माइनस डीके में या बीटा माइनस क्षय में। तो आपको पता है कि जब मास को आप मास का अंतर निकाल लेते हो, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, एनर्जी। अब यह मास ऑलरेडी एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में है, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, एम जेड ए माइनस एम जेड प्लस वन। देखो जब बीटा माइनस एमिशन होता है तो जेड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। ये ग्राफ देखो कैसा शिफ्ट हो रहा है, ये ग्राफ इस तरह से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, कैसे शिफ्ट हो रहा है आपका, लेफ़्ट टू राइट बीटा माइनस के लिए। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जेड की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका एम जेड ए माइनस एम जेड प्लस वन ए। सॉल्व कर लो सिंपल सा, मास की वैल्यू पुट करके, तो आपको इक्वेशन नंबर 8 मिल जाएगी। सिमिलरली आप बीटा प्लस करेंगे तो जेड प्लस वन की जगह जेड माइनस वन करके करोगे, तो आपको इक्वेशन नंबर 9 मिल जाएगी। अब हमने ऑड ए पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इवन ए आइसोबार। तो इवन ए आइसोबार में देखो ए पी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, ए पी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, बस ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। बाकी सेम डेरिवेशन जो ऊपर किया वो के वो है, जो एक थोड़ा सा अंतर है वो यही है कि ए पी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। जब ए पी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो ए पी की देखो दो टर्म होती है, प्लस 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप दो वैल्यू पुट करोगे, एक प्लस की और एक माइनस की, तो आपको दो पैराबोला मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा, दो पैराबोला मिलेंगे। एक तो मिलेगा ये सम सम वाला, एक ये विषम विषम। अब ये सम सम और विषम विषम क्या है, देखिए अगर ए की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, ए की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सम सम हो, या तो सम सम का मतलब क्या हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सम सम, तभी ए सम मिलेगा, या फिर दोनों ही विषम विषम हो, दोनों ही ऑड ऑड हो, तो अभी आपको सम ए की वैल्यू सम मिलेगी। तो इसलिए ये दो आपको ग्राफ यहाँ से दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब इन ग्राफ को जब आप देखते हैं तो दोनों ही पैराबोला, एक ऊपर आएगा, एक वाला ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा। इनका जो अंतर होगा वो कितना आएगा, 2 डेल्टा के बराबर। ऑब्वियसली एक प्लस का डेल्टा, एक माइनस का डेल्टा है, डेल्टा यानी कि ए पी ए टू द पावर माइनस 3/4, तो 2 डेल्टा का इस इनमें आपको अंतर मिलेगा। फिर से एक चीज़ देखना, अब हम क्या करते हैं, मॉलिबडेनम का एग्जाम्पल लेते हैं 104। अब ये जब बीटा माइनस एमिशन करेगा, तो बीटा माइनस एमिशन का क्या मतलब होता है कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में, और साथ में क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन। क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। यही तो रिएक्शन होती है। तो जब n की वैल्यू p में कन्वर्ट होगी या n p में कन्वर्ट होगा, तो z की वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीमेंट लगेगा। z की जगह क्या आएगा, z की जगह क्या आएगा, z+1, है ना। और जब प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, तो साथ में आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिट्रॉन मिलेगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, z की वैल्यू की जगह आएगा z-1, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब मॉलिबडेनम आप लेते हैं 104, बीटा माइनस एमिशन करता है, तो z की वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो ये शिफ्ट होगा इस ग्राफ पर, इस पैराबोला पर। और जब बीटा माइनस एमिशन करेगा, तो देखो शिफ्ट तो आगे ही हो रहा है ना। इस केस में शिफ्ट होके और ये अल्टीमेटली कहीं पहुंचेगा, जैसे कि मॉलिबडेनम से टेक्नीशियन पे पहुंचा, टेक्नीशियम से रूबीडियम पर पहुंचा, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखें, यानी कि ये वाला कैडमियम 104, तो ये कौन सा एमिशन कर रहा है, ये बीटा प्लस एमिशन कर रहा है। तो इसके लिए z की वैल्यू कम होगी, तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है एक तरह से। z प्लस होगा तो ये इस डायरेक्शन चलेगा, इस डायरेक्शन में कब चलेगा, जब ये z-1 होगा। तो इस तरह से मॉलिबडेनम से टेक्नीशियम मिलेगा, टेक्नीशियम से देखो, टेक्नीशियम से क्या होगा, अगर टेक्नीशियम से एक बीटा माइनस एमिशन होगा, तो बीटा माइनस एमिशन होगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक इस ग्राफ पे शिफ्ट होगा। क्यों, सोचो, ये अभी कौन से ग्राफ पर है, ऊपर वाले पर, यानी कि विषम विषम पर। जब एक आपका जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू ऑड से इवन हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से अगर आप
न्यूट्रॉन की वैल्यू देखें तो वो भी क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, क्योंकि एक न्यूट्रॉन कम हुआ तो ऑड हो गया, एक प्रोटॉन बढ़ा तो भी ऑड हो गया, तो ऑड ऑड कर्व पर ये शिफ्ट होंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी आपको यही चीज़ मिलेगी। तो अल्टीमेटली मॉलिब्डेनम से टेक्नीशियम, टेक्नीशियम से रूथियम, रूबिडियम, ठीक है। और अगर रूथियम की बात करें, RH क्या बोलते हैं इसको, रोडियम बोलते हैं, 104, इसके दो संभावना हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करे और ये रूबिडियम में कन्वर्ट हो, या ये पैलेडियम में कन्वर्ट हो जब ये बीटा माइनस एमिशन करे, तो कुछ भी हो सकता है संभावना। अल्टीमेटली इस ग्राफ के जो बेस पॉइंट है वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं, जहाँ पर Z की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -β/2a 2 गामा। बिल्कुल वही रिलेशन है जो हमने पहले किया, बस यहाँ ग्राफ 2 बन गए हैं क्योंकि हमने एक AP की वैल्यू को 0 इस बार नहीं है। अब आपको इक्वेशन नंबर 8 भी वैसे ही मिलेगी जैसा आपने पहले वाली इक्वेशंस करी होगी। देखो इक्वेशन नंबर यहाँ 8, 9 जो की थी, वैसे ही इक्वेशन आपको यहाँ भी आप क्यू बीटा माइनस और क्यू बीटा प्लस के रूप में प्राप्त होती हुई मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी। आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको कोई द्रव्यमान संख्या ए दे रखी है 91 के लिए, और आपको पूछा है कि सर्वाधिक स्थायी नाभिक का नाभिकीय आवेश और दूसरा स्थायी नाभिक की ओर अग्रसित संक्रमण के लिए क्यू बीटा माइनस और क्यू बीटा माइनस ऊर्जा का परिकलन करना है। तो इक्वेशन आपकी Z0 वाली लगाओ, इससे आपको ए की वैल्यू पुट करके Z0 की वैल्यू कितनी आ गई, आपके 40 आ गई। तो कौन सा नाभिक होगा जिसके लिए Z की वैल्यू 40 है, ए की वैल्यू 91 है। फिर आप क्यू बीटा माइनस निकालना है, तो ये अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, 2 गामा Z0 माइनस Z माइनस 1/2, जहाँ गामा की वैल्यू फार्मूला में पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो तो गामा मिलेगा 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पुट करो क्यू बीटा माइनस मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार से क्यू बीटा प्लस करोगे तो आपको ये क्यू बीटा प्लस भी एनर्जी मिल जाएगी।